गुड मॉर्निंग बच्चों। और क्या हाल है आपके? ठंड काफी बढ़ गई है और आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी ऑनलाइन क्लास में चाहे रहिए। बच्चों आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी, ये लेसन नंबर 4 है। इसके बाद एक लेसन और शेष आपका बचेगा, ठीक है। ये लेसन नंबर आपका 4 हो गया। लेसन नंबर आपका है 4, चौथा लेसन, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। इस लेसन में बच्चों हम लोग कार्य से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे और ऊर्जा से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे। क्लास में लेसन आपको पढ़ाया भी गया है, कुछ बातें बताई भी गई हैं, लेकिन फिर से स्टार्टिंग से हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं। और अगर आप नोट्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं तो आप अपने नोट्स को सामने रखिए और मैं एक एक बात आपको उसमें बता रहा हूँ। सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बस आपको करना इतना है कि आप अपनी पेन और कॉपी अपने पास रखनी है। कुछ बातें जो बताई जा रही हैं आप उसको नोट करते हुए चलिए, अपने नोट्स सामने रख लीजिए, उसको मिलाते हुए चलिए। अगर सेम हुआ तो ठीक है, कुछ अतिरिक्त की चीजें अगर आपको मिलती हैं तो आप उसको आसानी से क्या कर सकें, नोट कर सकें, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोगों ने किताब पढ़ा तो उसमें कार्य से संबंधित कुछ बातों के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम इसी बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में। वर्क, ये कार्य होता क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, यहां से वहां किसी वस्तु को उठा के रखते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ग्राउंड में दौड़ लगा रहे हैं, कोई पत्थर ढकेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या ये लोग कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, आप कहेंगे यस, ये तो काम एक है, ये भी काम है। कोई पढ़ाई कर रहा है, ये भी काम है। कोई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहा है, ये भी काम है। लेकिन वास्तव में जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, यह रियल लाइफ में इसका मतलब अलग होता है और फिजिक्स में इसका मतलब अलग होता है। फिजिक्स में कार्य का मतलब अलग है और व्यवहारिक जीवन में, हमारे रियल लाइफ में कार्य का मतलब क्या होता है, अलग होता है। जैसे आप के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, आप सारे नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, सारी कापियों को सुसज्जित कर रहे हैं, अपने कमरे को साफ सुथरा करके एकदम व्यवस्थित बना रहे हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, आप एकदम हार्ड वर्क कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या आप वर्क कर रहे हैं? या कोई एक मजदूर है जो अपने पीठ पर सामान को लाद करके एक समतल सीधी सड़क पर चल रहा है, कोई कुली है अपने सर पे बोझा लेकर के समतल सड़क पर चल रहा है, क्या वह काम कर रहा है? एक व्यक्ति है जो किसी पत्थर को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्थर अपने स्थान से बिल्कुल हिल नहीं रहा है, क्या वह काम कर रहा है? बच्चों इस लेसन में हम लोग इसी बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल लाइफ में कार्य का क्या तात्पर्य है, फिजिक्स में क्या कार्य का तात्पर्य है, और दोनों के हम लोग कंपेरिजन करके देखेंगे कि आखिर काम का होना कब माना जाता है और कार्य का होना कब नहीं माना जाता। कार्य के प्रकार क्या है, कार्य की मात्रा क्या है, कब कार्य धनात्मक हो माना जाता है, कब कार्य ऋणात्मक माना जाता है, कब कार्य 0 हो जाता है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग इस लेसन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कार्य। हम लोग व्यवहारिक जीवन में किसको कार्य मानते हैं? व्यवहारिक जीवन में हम लोग मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी काम को क्रियान्वित करता है, तो उसे क्या माना जाता है? कार्य।
उसे क्या माना जाता है? कार्य माना जाता है। ठीक है, लेकिन भौतिक विज्ञान में जो कार्य का होना है वह ये माना जाता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और जो वस्तु होती है वह बल की दिशा में यदि विस्थापित हो तो लगाए गए बल और उस वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाएगा। ठीक है, ये नियत परिमाण के बल द्वारा कृत कार्य है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा। यानी कार्य का मतलब हो गया, कार्य का हो गया क्या? बल और गुणे बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में क्या? विस्थापन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। अब लोग एक फिगर की सहायता से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सतह है, एक सतह है यानी समतल, इस पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, ये कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि नियत परिमाण का बल इस पर हम लोग लगा के इसको खींचा जाए। हमने बल की डायरेक्शन में दी रखी है, हम यह बल लगा के कर रहे हैं खींच आगे की तरफ। जब हम लोग यह बल लगा के खींचेंगे फिगर यहां से क्या होगा? गतिशील आगे की तरफ। ये मान लीजिए आगे बढ़कर ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, हमने बल लगाया, यह बल लगा। अब इसका जो विस्थापन हुआ यहां से वो कितना हो गया? यस। इसमें यस का विस्थापन हमने बल लगाया, तो आरोपित बल कितना हो गया? तो कार्य को बल से दिखाएंगे। आरोपित जो बल हो गया यह, और बल की दिशा में जो विस्थापन है, बल की दिशा में जो विस्थापन है कितना हो गया? यस। ऐसी दिशा में कृत कार्य हो जाएगा वह यह हो जाएगा यस। यानी बल गुणे बल की दिशा में उत्पन्न हुआ विस्थापन कृत कार्य के बराबर। बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, हम जिस दिशा में बल लगाते हैं विस्थापन उस दिशा में नहीं है, यानी बल दूसरी दिशा में लग रहा है, अब विस्थापन किसी और होगा। तो ऐसी दिशा में जो कृत कार्य होता है वह बल गुणे विस्थापन करने से नहीं निकलेगा, तब उसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, हमें उस कोण को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि यही जो फिगर बना है, अगर हम इसको इस तरह से बना दें, यहां पर जो वस्तु है, अगर इस वस्तु को हम बल की डायरेक्शन से थीटा कोण पर ऐसे लगाएं, अब हम बल की दिशा से हम लोग ऊपर की तरफ, जैसे बच्चों का खिलौना आप लोग देखे होंगे, ऐसे बच्चा छोटी गाड़ी को बांध करके और ऐसे तिरछा थोड़ा खींचता है, तो क्या होता है? ये जो वस्तु है वो इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में आगे और ये यहां पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से विस्थापन तो उत्पन्न हुआ फिर से यस, विस्थापन यस से उत्पन्न हुआ, लेकिन यहां पर बल और विस्थापन के मध्य क्या हुआ? थीटा कोण बन गया। तो बल और विस्थापन के मध्य जब थीटा कोण बन गया तो ऐसी दशा में हमें क्या करना होता है? बल का घटक लेना होता है। किस दिशा में? जिस दिशा में विस्थापन होता है। ऊपर की दिशा में जो घटक होता है इसका यह साइन थीटा, और इस दिशा में जो घटक होगा वह यह कॉस थीटा हो जाता है, जिस दिशा में वस्तु विस्थापित हुई। तो जब वस्तु इधर विस्थापित हुई है, इसका मतलब हमने बल की डायरेक्शन को इस दिशा में हमने मान निकाला है। इसका एक कर्ण है, ये इसका आधार है, आधार का मान निकलेगा यह कॉस थीटा। तो अब बल यह की जगह पर रखा है क्या? यह कॉस थीटा। तो ऐसी दशा में जो कार्य हो जाएगा, ऐसी दिशा में कार्य हो जाएगा वह यह कॉस थीटा और इनटू यस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि W बराबर यफ यस और कॉस थीटा।
ये सूत्र उस दशा में लगता है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में न होकर के अलग अलग दिशा में, यानी कि बल और विस्थापन के मध्य में क्या होता है, थीटा कोण बन जाता है। तो जब बल और विस्थापन के मध्य थीटा कोण बनेगा, ऐसी दशा में जो कृत कार्य हो जाएगा वह a cos थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पर कार्य धनात्मक ऋणात्मक की भी बात है। धनात्मक कार्य का होगा, ऋणात्मक कार्य का होगा, कार्य के प्रकार। तो जो कार्य के प्रकार हैं, कार्य के प्रकार, तो कार्य 3 प्रकार का। पहला है कि धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। दूसरा जो है वह ऋणात्मक कार्य, और तीसरा जो कार्य है वह शून्य कार्य। ये 3 तरीके के कार्य होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो ये धनात्मक कार्य क्या होता है, यानी कि जब कोई कर्ता स्वयं कार्य करे। अगर कोई कर्ता स्वयं कार्य करता है तो ऐसे कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। और जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करे, जब कोई कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, ऐसे कार्य को हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है। तो जब धनात्मक कार्य होता है, ऐसी दशा में जो थीटा की वैल्यू होती है वह लेस देन क्या होती है, 90। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, ऐसी दशा में जो कृत कार्य होता है वह धनात्मक माना जाता है। यानी जब कोई कर्ता स्वयं कार्य करे, जैसे जो मनुष्य होते हैं वो खुद कार्य कर रहे हैं, वो धनात्मक कार्य माना जाएगा। जब वो कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए कोई कार्य करता है, तो उससे हम लोग ऋणात्मक कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो ये धनात्मक कार्य हो गया, थीटा की वैल्यू 90 से कम। ऋणात्मक कार्य का मतलब होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करे, यानी पृथ्वी कार्य कर रही हो हमारे लिए। जैसे किसी वस्तु को ऊपर से नीचे आकर्षित करना हो, पृथ्वी खुद आकर्षित करके लेके आती है। कुएं में बाल्टी गिराना है तो पृथ्वी खुद गिरा लेगी, हमको उसका लेकर छोड़ना होगा हो जाएगी। लेकिन जब खींचना होगा तो हमको खुद खींचना पड़ेगा। तो जब हम खींचते हैं तो धनात्मक, और जब नीचे करते हैं तो ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कार्य के लिए थीटा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 90। थीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 90, यानी कि 90 अंश से अगर कोण बढ़ा है 270 अंश तक, 180 होगा तो भी माइनस में होगा। 270 अंश तक यदि है यार, तो जो थीटा की वैल्यू होती है 90 से बड़ी है तो ऐसे कार्य क्या करेगा, नेगेटिव। तीसरा आपका शून्य कार्य कब माना जाता है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 अंश हो जाए, ऐसी दशा में जो कृत कार्य होता है वह शून्य कार्य माना जाता है। क्यों शून्य कार्य माना जाएगा, क्योंकि काश 90 अंश का मान कितना होता है, 0। काश 90 अंश का मान 0 है, जब यहाँ पर 90 अंश रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। तो उससे हम कहते हैं कि वह शून्य कार्य 0 वर्ग हो गया। ठीक है। ये शून्य कार्य होता है कि जब कार्य थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उस समय जो कार्य होगा नेगेटिव, वह शून्य होता है। जैसे जब कोई कुली अपने सर पे भार रख करके किसी सीधी समतल सड़क पर चलता है, ऐसी दशा में जो कृत कार्य होता है वह 0 होता है। क्योंकि कुली जब अपने सर पे भार लेता है तो जो भारवाहक होता है उसकी डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। कुली समतल सड़क पर आगे जाता है, तो जब पुलिस समतल सड़क पर आगे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो विस्थापन है और जो बल लग रहा है दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब थीटा का मान 90 अंश। तो जब थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। और जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे cos 90 अंश का मान 0, तो ऐसे समय जो w होता है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कृत कार्य 0 माना जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में जो कार्य होते हैं उनमें यह जरूरी है कि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। अगर बल लगाने के फलस्वरूप
वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं होती है तो ऐसी दशा में कृत कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई कार्य नहीं माना जाता है। यानी कि अगर कार्य का होना कहीं पर है, कार्य नहीं हो रहा, इसके लिए सबसे जरूरी है कि किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। ये भौतिक विज्ञान का कार्य है। अब हम लोग कार्य के मात्रक के बारे में जानेंगे। कार्य का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ वर्क, कार्य के मात्रक। तो बच्चों कार्य का जो एमपीएस पद्धति में मात्रक है, इसका जो एमपीएस पद्धति में मात्रक होता है सूत्र कैसा है? W बराबर F इंटू S। इसका मात्रक है न्यूटन। इसको कहते हैं लोग किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मुड़े 1 और मीटर। कितना बनेगा? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इसको कहते हैं किलोग्राम यानी किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो बात है किग्रा एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को क्या कहता है? जूल। इसी को हम लोग कहते हैं जूल। और जूल को कहा जाता है एसआई पद्धति का मात्रक। जूल को क्या कहते हैं? एसआई पद्धति का मात्रक। यानी अगर एमपीएस पद्धति में देखा जाए तो इसको किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहा जाएगा और इसको एक जूल कहेंगे। और ये आपका है एसआई पद्धति का मात्रक। सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड सेकेंड में देगा। इसका जो मात्रक हो गया सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग। ये सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है अर्ग। ठीक है। और एक जो जूल होता है, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। एक जूल जो होता है वह 10⁻⁷ अर्ग क्या होता है? बराबर होता है। एक छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक। कार्य जो होता है वो अदिश राशि है, अदिश राशि। ये क्या है? अदिश राशि। ठीक है। यानी कि जो कार्य होता है वह एक अदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये तो कार्य के मात्रक हो गए। एमपीएस पद्धति में मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसे हम लोग जूल कहते हैं। एसआई पद्धति का मात्रक है कौन? जूल। ये जो जूल होता है वही एसआई पद्धति का मात्रक है। ठीक है। सीजीएस पद्धति का जो मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। और एक जूल जो होता है वह 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है। और कार्य जो होता है वह एक अदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें दिशा से क्या है? कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं?
अदिश राशि कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। शक्ति या सामर्थ्य। पावर, शक्ति या सामर्थ्य क्या है? तो कहते हैं ना, इसमें बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है। सामर्थ्य का मतलब है कि जो ज्यादा मात्रा में कार्य करता है, यानी कि जो प्रति सेकंड, जिसके काम करने की जो दर वो सबसे अधिक है, तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? शक्ति या सामर्थ्य। यानी कि कोई कर्ता या मशीन प्रति सेकंड जितना काम कर सकती है, कोई कर्ता या मशीन प्रति सेकंड जितना काम कर सकती है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? शक्ति या सामर्थ्य। किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर को ये क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति या सामर्थ्य। और शक्ति या सामर्थ्य हम लोग विनियम करते हैं, यानी कि शक्ति बराबर होता है आपका कार्य और बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति को P से दिखाते हैं, कार्य को W से दिखाते हैं और समय को हम लोग दिखाते हैं T से। तो शक्ति का जो सूत्र बनेगा वो P बराबर W बटे T। यह भी बच्चों एक अदिश राशि होती है। शक्ति भी क्या है? ये भी एक अदिश राशि है। यह भी क्या है? अदिश राशि होती है। ये भी अदिश राशि है। अब हम लोग जानेंगे कि शक्ति के मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो शक्ति के मात्रक पहला, यहां से देखिए, ये कार्य है, ये समय है। कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक सेकेंड। तो SI पद्धति, शक्ति का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वह जूल और प्रति सेकेंड, और इसे ये लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। और ये क्या है इसका? SI मात्रक। ये इसका SI मात्रक है, यानी कि शक्ति का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति सेकेंड, या हम उसी को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। शक्ति बराबर जूल प्रति सेकेंड या वाट। इसके कुछ अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मात्रक, इसके जो अन्य मात्रक हैं, अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? पहला किलोवाट। किलोवाट, 1 किलोवाट जो होता है दस के पावर 3 वाट। दूसरा 1 मेगावाट। 1 मेगावाट होता है 10 के पावर 6 वाट। इंजीनियरिंग जानते हैं? इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी उसे हिंदी में कहते हैं। और अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग में जो शक्ति का मात्रक होता है उसे हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। बच्चों जानते हैं गांव में बड़ा मशहूर है, क्योंकि ये जब अंग्रेजी हमारे देश में जब नई नई आई थी, तो जब हम लोग नहीं जानते थे उसके बारे में, तो एक कोई सुनता था, उसको दूसरे से बताता था, दूसरा तीसरे से बताता था, ऐसे बताते बताते उसका जो वर्ड होता था थोड़ा बिगड़ जाता था। आज भी गांव में आप सुनेंगे, अगर किसी के घर मोटर वगैरह लगा हुआ है तो लोग पूछते हैं भैया कितने हाथ पावर का मोटर लगा, कितना हाथ पावर, यानी हाथ की पावर। जबकि वो हाथ पावर नहीं है, बल्कि क्या है? हॉर्स पावर है, यानी घोड़े की शक्ति, अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति जो है, एक अश्व शक्ति
अश्व शक्ति, इसी को 60 हम लोग एचपी कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो है वह 746 वाट के बराबर है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि शक्ति के जो मात्रक हैं वह जूल प्रति सेकेंड यानी वाट प्रति SI मात्रक है। अन्य मात्रक में किलोवाट 10³ वाट, मेगावाट 10⁶ वाट, अश्व शक्ति यानी एचपी जो 746 वाट क्या है बराबर। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बच्चों कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यही सिंपल सी परिभाषा है। कार्य करने की जो क्षमता है उसी को ऊर्जा कहेंगे, और कार्य करने की जो समय दर है उसे शक्ति कहेंगे। तो ये कार्य करने की क्या है? क्षमता है, और कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है वह जूल है। इसका जो मात्रक है वह जूल है, यानी कि जो जो मात्रक कार्य के हैं, जो भी मात्रक, जो भी चीजें आप कार्य की पढ़ेंगे वही सारे मात्रक क्या होंगे? आपके ऊर्जा के भी होंगे। यानी कार्य का मात्रक भी ऊर्जा है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। सीजीएस मात्रक इसका भी क्या होगा? अर्क होगा। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता हो गई, और कार्य करने की समय दर हम लोग पढ़े कुछ शक्ति, और कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा के बच्चों देखिए बहुत सारे रूप हैं। ऊर्जा के क्या है? बहुत सारे रूप। ऊर्जा के स्वरूप बहुत ज्यादा। ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा के प्रकार। सौर ऊर्जा किसी में है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऐसे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। अगर कुछ गतिज ऊर्जाओं को छोड़ दिया जाए तो जितनी सारी ऊर्जाएं होती हैं उसमें स्थितिज और गतिज भी शामिल होती है। इसमें स्थितिज और गतिज भी शामिल होता है। ठीक है, अब इसके बाद से किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा के मात्रक में हम लोग एक और ऊर्जा का मात्रक पढ़ लें, किलोवाट घंटा।
बच्चों किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक, इसका मात्रक है, यह ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा। इसको याद रखिएगा, किलोवाट घंटा का मतलब है कि किसी 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में जो व्यय ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे हम लोग यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वाट और 1 घंटा का मतलब है 60 गुणे 60 सेकेंड, यानी कि 3600 गुणे 10 की पावर 3 वाट इंटू सेकेंड, यानी 3.6 गुणे 10 की पावर 6 क्या, इसी को करते हैं हम लोग जूल। कैसे हुआ, सूत्र है P बराबर W बटे T, इसका मतलब हो गया वाट बराबर जूल बटे सेकेंड। तो जूल बराबर हो जाएगा वाट और इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू जो सेकेंड हुआ इसका मात्रक हुआ जूल, और जूल जो किसका मात्रक होता है, व्यय ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो इसलिए 1 किलोवाट जो घंटा होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो बच्चों ऊर्जा, कार्य और ये ऊर्जा की मात्रक, इतनी चीजें हम लोग पढ़े। पीडीएफ भी आपको सेंड किए गए हैं, आप पीडीएफ को देख करके अपने नोट्स क्लियर कर लेंगे, लिख लेंगे उसको, वीडियो को देख करके आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। थैंक यू।